So hello guys, AG this side. So welcome you all to my channel Study with AG. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जो डीएनए ब्लॉक हम लोग कंटिन्यू किए थे, मतलब कल से स्टार्ट किए थे जो वाला चैप्टर, वो वाला चैप्टर को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग लास्ट आयनाइजेशन एनर्जी तक देख चुके थे, एंथैल्पी तक। अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। So one of the notable features of transition element is the greatest variety of oxidation states these may show in their compounds। मतलब हम लोग को ये transition elements जो होता है वो बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, ठीक है। टेबल 8.3 लिस्ट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सारा कुछ मतलब जो दिया हुआ है इन लोगों का हम लोग को ये पता है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप याद रखने के लिए ऐसे ट्राइंगल याद रख सकते हैं, जैसे कि ऐसे ट्राइंगल टाइप्स का कुछ, ताकि आप लोग यहाँ से कुछ समझ में आ गया, हाँ, कि मतलब प्रोग्रेसिवली पहले बढ़ते रहता है, फिर मैंगनीज का मैक्सिमम हो जाता है, फिर उसके बाद ये घटते रहता है, ठीक है। जैसे स्कैंडियम +3 शो करता है, टाइटेनियम +2 +3 +4, वनाडियम +2 +3 +4 +5, क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6। और जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे +4, यहाँ पे +5, यहाँ पे +6 और +3 दोनों, यहाँ पे +2 और +7 दोनों, यहाँ पे +2 +3, यहाँ पे भी +2 +3, निकल में भी +2 सिर्फ, कॉपर में भी +2 और जिंक में भी +2। ये सारे कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, एकदम याद लिख देना, लर्न, ओके। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज। मैंगनीज फॉर एग्जांपल एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 to +7। मतलब मैंगनीज जो होता है वो +2 से +7 तक सारे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, ठीक है। द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स स्टीम्स फ्रॉम आइदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स to lose or share, or too many d electrons, hence fewer orbitals available in which to share electrons with others for higher valency copper, zinc. Thus early in the series scandium is virtually unknown and titanium 4, मतलब स्कैंडियम का जो 2 वाला ऑक्सीडेशन है वो वर्चुअली अननोन रहता है, एंड टाइटेनियम का 4 जो रहता है वो मोर स्टेबल रहता है टाइटेनियम 3 और टाइटेनियम 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एट द एक्सट्रीम एंड स्टीम्स फ्रॉम आइदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स to lose or share, or too many d electrons, hence fewer orbitals available in which to share electrons with others। तो जैसे ये कॉपर, जिंक हायर वैलेंसी शो करते हैं फॉर हायर वैलेंस, कॉपर, जिंक। दस अर्ली इन द सीरीज स्कैंडियम 2 जो होता है वो वर्चुअली अननोन रहता है, लेकिन टाइटेनियम 4 ज़्यादा स्टेबल होता है टाइटेनियम 3 और टाइटेनियम 2 से, ठीक है। एट द अदर एंड द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +2, तो जिंक का सिर्फ +2 शो होता है, नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी कॉरेस्पॉन्ड्स इन वैल्यू टू द सम ऑफ द s एंड d इलेक्ट्रॉन्स अप टू मैंगनीज। जो वैल्यू रहता है वो किसके लिए होता है, रीजनेबल स्टेबिलिटी कॉरेस्पॉन्ड्स इन वैल्यू टू द सम ऑफ द s एंड d इलेक्ट्रॉन्स अप टू मैंगनीज। सो टाइटेनियम 4 O2, वेनाडियम 5 O2 plus, chromium 6 O4 2 minus, manganese 7 O4 minus, so on, followed by a rather abrupt decrease in stability of the higher oxidation states, so that the typical species to follow are Fe 2 to 3, 2,3, cobalt also 2 3, nickel 2, copper 1 2, zinc 2। The variability of oxidation states are characteristics of transition elements arises out of incomplete filling of d orbitals। मतलब ये variability oxidation state में क्यों आ रहा है, क्योंकि ड्यू टू द इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, ये रीजन पूछ सकता है कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो इसका रीजन होगा इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स in such a way that their oxidation state differ from each other by unity। मतलब उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर करेगा वो एक से डिफर करेगा, जैसे वनाडियम 2 3 4 5 सब में एक डिफरेंस है। दिस इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या देखा जाता था कि वो 2 यूनिट से डिफर करता है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली डिफर बाय यूनिट ऑफ 2, तो ये तो समझ में आ गया, ओके। उसके बाद जो है द इंटरेस्टिंग फीचर इन द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोटिस्ड अमंग द ग्रुप्स 4 through 10। Although in the p block the lower oxidation states are favored by the heavier members due to inert pair effect। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हेवियर मेंबर्स उसको ज़्यादा फेवर करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वो मतलब उसी से फॉर्म करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। द ऑपोजिट इज ट्रू इन ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक।
तो मतलब ऐसे में तो पी ब्लॉक में ये देखा जाता है, लेकिन डी ब्लॉक में क्या होता है, उल्टा होता है। तो डी ब्लॉक में उल्टा क्या होता है, डी ब्लॉक में उल्टा होता है ग्रुप 6 में अगर मोलिब्डेनम और टंगस्टन में बात करें तो हम लोग को देखने को मिलेगा टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6, मतलब क्रोमियम 6 से ज़्यादा स्टेबल मोलिब्डेनम 6 और टंगस्टन 6 है, जबकि वो क्रोमियम के नीचे लाई करते हैं, ठीक है, ग्रुप में। Thus chromium 6 is the form of dichromate in acidic medium, is a strong oxidizing agent, whereas MoO3 and WoO3 are not। तो ये सारे oxidizing agent नहीं रहते हैं, ठीक है। Low oxidation states are found when a complex compound has ligands capable of pi acceptor character in addition to the pi bond, sigma bonding। तो pi acceptor भी बन सकता है कुछ कुछ केसेस में जहाँ पे उसका sigma bonding रहने के बावजूद, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल निकेल CO4 और FeCO4। The oxidation state of nickel and iron is 0 in this particular case, ठीक है, इसमें जो oxidation state रहेगा वो 0 रहेगा। Name a transition element which does not exhibit variable oxidation state, तो स्कैंडियम आंसर आएगा। जिंक भी आ सकता है लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में खेल गया, ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, ऐसे पूछ लेगा नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट which does not exhibit variable valency, ऑप्शन में बना देगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और उसके साथ जिंक दे देगा। आप लोग सोचिएगा हाँ स्कैंडियम में भी तो 3 रहता है प्लस 3 रहता है सिर्फ, और जिंक में भी सिर्फ +2 रहता है, मतलब इसमें से शायद क्वेश्चन गलत होगा। और अगर इसको और इंटरेस्टिंग बनाना होगा तो ये ऐसे करके बनाएगा, A and D इज करेक्ट, A, B इज करेक्ट, ओनली A इज करेक्ट, ऐसे ऐसे करके बना देगा ऑप्शन के टाइप में। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए तो हम लोग सोचेंगे हाँ A और D इज करेक्ट, ऐसे मार्क कर लेंगे, लेकिन ये गलत भी हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जिंक जो है वो तो ट्रांजिशन मेटल ही नहीं है ना, जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। सो विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे सिर्फ स्कैंडियम आएगा, ठीक है। Which are the 3D series of the transition metals exhibit the largest number of oxidation state and why? तो यहाँ पे पूछा which of the 3D series of the transition metal, मतलब कौन सा 3D सीरीज वाला कौन सा सबसे ज्यादा एग्जिबिट करता है। यहाँ पे हम लोग को पता है कि मैंगनीज सबसे ज्यादा एग्जिबिट करता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रेंड्स इन M2+/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेबल 8.4 contains the thermochemical parameters related to the transformation of the solid metal atoms to M2+ ion in solution and their standard electrode potential. The observed values of E0 and those calculated using the data of table 8.4 are compared in figure 8.4, ठीक है। The unique behavior of copper का जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे, जिसका पॉजिटिव E0 होता है, अकाउंट्स फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, मतलब ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कॉपर तो ये हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाएगा, दो ये एक मेटल है लेकिन ये नहीं कर पाता है ऐसा, ठीक है। इसका कारण है इसका पॉजिटिव E0 वैल्यू, ओके। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे कि नाइट्रिक एसिड एंड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्या कर सकता है, रिएक्ट विद कॉपर कर सकता है, कॉपर के साथ रिएक्ट कर सकता है। द एसिड्स बीइंग रिड्यूस्ड, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम में आएगा और एसिड्स के रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम में हो जाएगा और एसिड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। The high energy to transform copper to copper 2+ is not balanced by its hydration enthalpy, मतलब इसका जो इतना जो एनर्जी चाहिए बैलेंस नहीं कर पाता है इसका हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। The general trend however towards less negative E0 values across the series is related to the general increase in the sum of the first and second ionization energy। तो increase in the sum of the first and second ionization energy अगर ऐड होता है तो दोनों में जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण इसका जो ट्रेंड है लेस नेगेटिव E0 वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज, ठीक है। It is interesting to note that the value of E0 for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from the trend। तो ये भी समझ में हम लोग को आ गया कि it is interesting to note that the value of E0 for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from the trend, ठीक है। Manganese, nickel and zinc are more negative as expected than the trend। समझ में आ गया। देखिए आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये मैंगनीज, यहाँ पे निकल, ये कोबाल्ट है, ये निकेल है और ये जिंक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट को भी क्यों भूल गया, कोबाल्ट को भी बोलना चाहिए था, जो भी है ठीक है। Why is Cr2+ reducing and manganese 3+ oxidizing when both have D4 configuration? क्योंकि Cr2+ जो होगा reducing as its configuration changes from D4 to D3, the latter having a half filled T2G level, मतलब इसमें जो होता है half filled T2G level रहता है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, इसका जो Cr2+ है वो reducing agent के जैसा काम में आता है।
On the other hand, the change from Mn3 plus to Mn2 plus results in the half-filled D5 configuration which has extra stability. तो जिसका क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, ये तो हम लोग को पता है. उसके बाद the E0 value for copper is positive. What is a possible reason for this? यहाँ पे जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी होता है, लो हाइड्रेशन एनर्जी होता है, मतलब कॉपर से कॉपर 2 प्लस में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब उसमें एनर्जी देना पड़ेगा. ठीक है, मतलब वो जाना नहीं चाहता है M2 प्लस से M तक. ओके, तो समझ में आ गया हम लोग को. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक टेबल जो दिया हुआ है, ये टेबल आप लोग एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए. एलिमेंट्स दिया हुआ है, उसका एक्टिवेशन, सर ये दिया हुआ है आपका उसका यस शायद इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लिखा हुआ है फर्स्ट रो फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकंड. उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2. ठीक है, उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी और ये E0 वैल्यूज. ठीक है, ये समझ में आ गया. ये शायद एटमाइजेशन एनर्जी भी एटमाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ है, डेल्टा Hg. ठीक है, the stability of the half filled D shells in Mn2 plus and the completely filled D10 configuration are related to their E0 values, whereas E0 for nickel is related to the highest negative hydration enthalpy. ठीक है, अब ट्रेंड इन M3 plus से M2 plus ये भी देख लेते हैं. An examination of E0 values M3 plus से M2 plus shows the varying trends. The lower values for scandium reflects the stability of scandium which has a noble gas configuration. मतलब इसका जो noble gas configuration होता है उसका रीजन ये होता है. ठीक है, इसके बाद हम लोग जो देखते हैं वो क्या है, उसके बाद जो देख रहे हैं, the high values of zinc is due to the removal of an electron from the stable D10 configuration of zinc 2 plus. The comparatively high values of for manganese shows that Mn2 plus is particularly stable, whereas comparatively low value for Fe shows the extra stability of Fe3 plus. The comparatively low value for V is related to the stability of V2 plus, जो half filled T2G level होता है. तो ये जो T2G level है, ये अभी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता तो हम लोग ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे. ऐसे तो समझ में तो आना चाहिए क्योंकि ये तो 2022 बैच के लिए है, मतलब ये जो सीरीज चल रहा है, तो आप लोगों को शायद ये आता ही होगा कि T2G EG किसको बोलते हैं, तो उसका हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण ये होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. टेबल 8.5 shows the stable halides of the 3D series of transition metals. The highest oxidation numbers are achieved in TiX4, VF5 and CrF6. तो ये वाला जो है, ये वाला जो लिखा हुआ पैराग्राफ, इसको हम लोग बाद में देखते हैं. इसमें हम लोग ये चीज़ को देखते हैं पहले, फार्मूला ऑफ हैलाइड्स ऑफ 3D मेटल्स. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो यहाँ पे X को हम फ्लोरीन से आयोडीन सब कुछ ले सकते हैं, मतलब TiX4 हो सकता है, TiX3 हो सकता है, यहाँ पे VX3 VX2 हो सकता है, यहाँ पे ये आप लोग देखिए CrX4 CrX3 CrX2 ये सारा कुछ हो सकता है. यहाँ पे COX2, यहाँ पे FeX2, यहाँ पे MnX2, यहाँ पे NiX2 ZnX2 ये सारा कुछ हो सकता है. 1 जो X1 जो लिखा हुआ है सिर्फ फ्लोरीन से Br तक, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, बस आयोडीन नहीं होएगा उसमें. ठीक है, ये समझ में आ गया. तो XI जिसमें ये वाला, फिर ये X2 जो है वो है सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन बस, और जो 3 है वो सिर्फ क्लोरीन और आयोडीन है. ठीक है, ये समझ में हम लोग को आ गया. तो किसमें फ्लोरीन का ये नहीं बनता है, ये सब ऐसा क्वेश्चन आता है. ठीक है, हम लोग ये पैराग्राफ को देख लेते हैं एक बार. VF5 and CrF6, the +7 state for manganese is not represented in simple halide, but MnOF3 is known. Sorry, MnO3F is known, and beyond Mn no metal has a trihalide except FeX3 and COF3. The ability of fluorine to stabilize the higher oxidation state is due to either higher lattice energy as in case of COF3 or higher bond enthalpy terms for the higher covalent bond compounds, example VF5 and CrF6. Although V plus 5 is represented only by VF5, the other halides however undergo hydrolysis to give oxohalides जैसे कि VOX3. तो V plus 5 का जो represent VF5, the other halides however undergo hydrolysis to give oxohalides. Another feature of fluorides is their instability in the low oxidation state, example VX2, X is equals to chlorine, bromine and iodine. ठीक है, and the same applies to CuX. On the other hand, all the Cu halides, मतलब Cu2 halides जो है वो क्या होते हैं, are known except the iodide. In this case Cu2 plus oxidizes I minus to I2. तो Cu2 प्लस जो होता है वो I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज करता है. तो Cu2 प्लस 4 I माइनस गिव Cu2 I2
प्लस I2, ठीक है, समझ में आ गया। However, many copper compounds are unstable, तो बहुत सारे कॉपर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं इन एक्वा सोल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, जैसे कि Cu+, वो Cu2+ और कॉपर में सिर्फ टूट जाता है। तो द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ aqueous rather than Cu+ aqueous is due to the much more negative hydration enthalpy of Cu2+ aqueous than Cu+, ठीक है, which more than compensates for the second ionization enthalpy of Cu, मतलब more than compensate, मतलब compensate तो हो गया, उसके बाद कुछ ज़्यादा एनर्जी आ गया वो रिलीज कर देता है, ठीक है। The ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is demonstrated in the oxides. The highest oxidation number in the oxides coincides with the group number and is attained with Sc2O3 to Mn2O7. Beyond group 7, no higher oxides of Fe above Fe2O3 are known, although ferrates जैसे कि FeO4 2- are known in alkaline media, but they readily decompose to Fe2O3 and O2. Beside the oxidations stabilizes V5 as VO2+, V6 or as VO2+, okay, Ti4 as V4 था, sorry, V4 as VO2+ and Ti4 as TiO2+. The ability of oxygen to stabilize this high oxidation state exceeds that of fluorine. Thus, the highest Mn fluoride is MnF4, whereas the highest oxidation state is Mn2O7. The ability of oxygen to form multiple bonds to metals explains its superiority, ठीक है। In the covalent oxides of Mn2O7, each manganese is tetrahedrally surrounded by O's, including MnO, Mn bridge. The tetrahedral MO4N- ions are known for V5, Cr6, Mn5, Mn6, Mn7, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऑक्साइड्स है ये भी आप लोग को एक बार देखना है, ये अभी याद रखेंगे तो अच्छा है, अच्छे से एक बार याद रखना पड़ेगा, एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। how would you account for the increasing oxidizing power in the series VO2+ Cr2O7 2- MnO4-? This is due to the increasing stability of the lower species to which they are reduced, ठीक है। तो जिससे वो रिड्यूस होता है उससे उसका जो लोअर स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी बढ़ता है वो स्टेबिलिटी के कारण, ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एंथैल्पी। तो ये तो हम लोग पहले जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला पढ़े उसमें भी आप लोग उसमें आप लोग को आंसर मिलेगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको ढूंढ के अच्छे से एक बार देख लीजिए कि कौन सा हम लोग पिछले जो वीडियो है उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूरा बात किया था, तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज। ट्रांजिशन मेटल्स वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी, मेनी ऑफ देम आर सफिशिएंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव to dissolve in mineral acids, although a few are noble, that is they are unaffected by single acids. The metals of the first series with the exception of copper are relatively more reactive and are oxidized by 1mH+, although the actual rate at which these metals react with oxidizing agent like hydrogen ions is sometimes slow. For example, titanium and vanadium in practice are passive to dilute non-oxidizing acids. तो non-oxidizing acids को ये नहीं कर सकता है कुछ भी, ठीक है, at room temperature. The E0 values for M2+/M indicates a decreasing tendency to form divalent cation across the series. This general trend towards a less negative E0 value is related to the increase in the sum of the first and second ionization enthalpy. मतलब ये जो general trend है, जो decreasing tendency of divalent cation across the series, इसका जो general trend है वो towards the less negative E0 value is related to the increase in the sum of the first and second ionization enthalpies, ठीक है। It is interesting to note that the E0 values for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from the general trend. It is interesting to note that manganese और निकेल और जिंक का जो ये होता है E0 वैल्यू तो ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो हम लोग देखे भी वो वाला जो ग्राफ था जिसमें हम लोग देख पा रहे थे कि हाँ मतलब कोबाल्ट का भी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो बस ठीक है, उसमें से हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे जो लिखा है बस वही को देखना है हम लोग को फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। वेयर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ हाफ फिल्ड डी सबशेल इन मैंगनीज 2+ एंड कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल इन जिंक आर रिलेटेड टू देयर E0 वैल्यूज। फॉर निकेल E0 वैल्यू इज रिलेटेड टू द highest negative enthalpy of hydration, ठीक है। So an examination of the E0 values for the redox couple M3+/M2+ shows that M3+ and CO3+ ions are the strongest oxidizing agents in aqueous solution। तो M3+ और CO3+ जो है वो strongest aqueous solution में strongest oxidizing agent जैसे काम में आएगा।
Ti+2, V2+ and Cr2+ are strong reducing agent and will liberate hydrogen from a dilute acid. Example 2Cr2+ plus 2H+ gives 2Cr3+ plus H2. इसके बाद जो एग्जाम्पल 8.6 और 8.7 है, ये आपके लिए एक बार होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको भी अच्छे से एक बार देखिए, इसको रीड कीजिए अच्छे से, इसका रीजन भी आप डिसाइफर कीजिए क्योंकि ये सब मैंने डिस्कस कर चुका ऑलरेडी। उसके बाद why is the highest oxidation state of metal exhibited in its oxide or fluoride only? तो मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन क्यों होता है, क्योंकि उसका जो मतलब ये होता है ऑक्साइड और फ्लोराइड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -4 होता है, तो इसीलिए सॉरी 4 होता है, माइनस तो होता नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वैल्यू है 4 होता है, तो इसीलिए उसका मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस भी किए थे, हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि ये क्यों फॉर्म करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बात, The ability of oxygen to stabilize this high oxidation state exceeds that of fluorine. क्यों एक्सीड करता है? Because फॉर्म एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकता है, तो इसके कारण भी होता है वो। लेकिन ये तो हो गया कि हाँ वो ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा करता है, तो ये भी ठीक है। उसके पहले जो है वो वाला हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि फ्लोरीन का जो होता है उसका जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए होता है। तो the ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice enthalpy and in case of this higher bond enthalpy जो भी है, तो इसके कारण से ये होता है bond enthalpy, lattice enthalpy, electronegativity, ये सारे reasons हो गए इनके, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। So when a magnetic field is applied to substances, mainly two types of magnetic behavior are observed, diamagnetism and paramagnetism. So diamagnetic substances are repelled by the applied field while the paramagnetic substances are attracted. Substances which are attracted very strongly are said to be ferromagnetic, मतलब जो बहुत ज़्यादा strongly attract होता है उसको क्या कहा जाता है? ferromagnetic. In fact ferromagnetism is an extreme form of paramagnetism, ठीक है। Many of the transition metal ions are paramagnetic. Paramagnetism arises from the presence of unpaired electrons, each such electrons having a magnetic moment associated with a spin angular momentum and orbital angular momentum. For the compounds of the first series of transition metal, the contribution of the orbital angular momentum is effectively quenched and hence is of no significance. For these, the magnetic moment is determined by the number of unpaired electrons and is calculated by using the spin only formula. तो ये आपको याद रखना है, spin only जो है mu is equals to √n into n+2, ठीक है। Where n is the number of unpaired electrons, और ये जो मेजर किया जाता है म्यू जो मेजर किया जाता है उसका बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू होता है। A single unpaired electron has a magnetic moment of 1.73 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। So the magnetic moment increases with increasing number of unpaired electrons. Thus the observed magnetic moment gives a useful indication about the number of unpaired electrons present in the atom or molecular ion. The magnetic moment calculated from the spin only formula and those derived experimentally for some ions are given in table. तो ये भी देख लेते हैं। स्कैंडियम 2+3+ जो है उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, तो इसके लिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो वो भी 0 होगा, Ti3+। ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मतलब आप लोग को ये कैलकुलेटेड वाला जो वैल्यू है ये आप लोग को निकालने दिया जा सकता है, लेकिन ये वाला ऑब्जर्व वाला नहीं दिया जाएगा, ये वाला उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। So calculate the magnetic moment of a divalent ion. Divalent ion in aqueous solution, atomic number 25. तो 25 है क्या divalent ion है, तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 5 × 5+2 n × n+2। तो यहाँ से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर से 5 हुआ होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या कर सकते हैं हम लोग 5 × 5+2 जैसे कि 5.92, ठीक है। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ इन Z = 27। ये आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। सो ये भी देख लेते हैं एक बार। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टी, फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फिर एलॉय फॉर्मेशन, एंड देन उसके बाद हम लोग का वो जो सम इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड एसिड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, आज का जो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये हम लोग ये फॉर्मेशन ये वाला कलर्स तक देख लेते हैं, सिर्फ कलर्ड आयंस तक, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो कर लेंगे, और उसके बाद और एक जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग F ब्लॉक जो है उसको करेंगे, ठीक है। क्योंकि D ब्लॉक थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट है और उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको पार्ट में ब्रेक करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा जो 3 और 4 पार्ट्स आए वो बहुत जल्दी मतलब आ जाए, मतलब आज तो नहीं आ पाएगा शायद, लेकिन कल
तक शायद आ जाए, तो इसीलिए हम लोग इसको अभी इसके बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं इस चैप्टर को पर्टिकुलरली 4 पार्ट्स में करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में, और समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसका जो टर्म्स है लिखा हुआ बहुत ज़्यादा हेक्टिक टर्म्स लिखा रहता है, तो इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। So when an electron forms a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbitals, the energy of excitation corresponds to the frequency of light absorbed. This frequency generally lies in the visible region. The colored observed correspond to the complementary color of the light absorbed. The frequency of the light absorbed is determined by the nature of the ligand. In aqueous solution where water molecules are the ligands, the colors of the ions observed are listed in table 8.8. A few colored solution of the d block elements are illustrated in figure 8.5. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट से याद रहना चाहिए। तो आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ पे D0 कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे कलरलेस बनेगा, और यहाँ पे भी लास्ट में D10 जो है मतलब फुल्ली फिल्ड अगर D है तो कलरलेस बनेगा। उसके बाद Ti3+ जो है वो पर्पल बनता है, फिर यहाँ पे V4+ जो है ब्लू बनता है, फिर V3+ जो है ग्रीन बनता है, V2+ जो है वायलेट बनता है। तो आप ऐसे ऐसे करके ग्रुप बना के याद रखिए, V4+, V3+, V2+, तो ब्लू ग्रीन वायलेट, ठीक है। BGV ऐसे करके याद रखिए, BGV और V से बना दिया, आपको फिर से कंटिन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 432। उसके बाद जो है क्रोमियम 3+ का वायलेट रहता है, फिर उसके बाद क्या रहता है Mn3+ का वायलेट रहता है, फिर Cr2+ का जो रहता है वो ब्लू रहता है, Mn2+ का पिंक रहता है, Fe3+ का येलो रहता है, Fe2+ का ग्रीन रहता है, CO3+ और CO2+ अलग अलग से लिखना चाहिए था, एक साथ लिख दिया हुआ गलती से, ब्लू और पिंक अलग अलग। तो Ni2+ ग्रीन रहता है, फिर Cu2+ जो रहता है ब्लू रहता है, ठीक है, और Zinc2+ तो कलरलेस रहेगा ही। तो ये वाला पार्ट हम लोग कवर कर लिए। ओके, तो ये वाला भी हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज इन विच द मेटल आयंस बाइंड्स अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल्स गिविंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज विद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अ फ्यू एग्जांपल आर FeCN6 3-, FeCN6 4-, CuNH3 whole 4 2+, PtCl4 2-। The chemistry of complex compound is dealt with in detail in unit 9। तो हम लोग इसको डिटेल में किस में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयंस, देयर आयनिक चार्जेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसमें और ज़्यादा मतलब मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा वीडियोस डालने के लिए और इस सीरीज़ को अच्छे से कंटिन्यू करने के लिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।